Hello students, welcome to Paichima classes in collaboration with City Model College. क्लास 10th में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेसेस में स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग प्रिज्म को स्टडी करेंगे और रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म में किस प्रकार से रिफ्लेक्शन होता है और कौन से फॉर्मूले हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का एक ट्रायंगुलर शेप में आपने प्रिज्म को ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा अपने स्कूल की लैब में। तो इसमें ये तो आपकी एज है, ये नीचे आपका बेस है और ये ग्लास का एक आपका बना हुआ ट्रायंगल इस प्रकार से है, जिसके हम अपर सरफेस को इसको भी कह सकते हैं। यदि हम इस तरह से रखें इस तरफ की ओर और या इधर की किसी भी तरफ, आपके चारों तरफ इसका जो बेस होता है वो एक जैसा होता है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको सरफेस पे रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने किसी एक बेस पे रखा हो तो इसको हम बेस कह देंगे, जो कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है। ये जो साइड में आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस, शाइनी सरफेस दिख रही है, इस तरफ की हो या इस तरफ की हो, ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज हो गई। इनको आप इस तरह से रिफ्लेक्टिंग, क्योंकि यहाँ से आपकी लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई आपकी। ये जो एज है आपकी, ये इस एज को आप कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एज, जो यहाँ पर लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग एज। और ये जो एंगल बन रहा है आपकी दोनों सरफेसेस के बीच में, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टिंग एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया। ये आपकी सरफेस इस तरफ की हो गई, ऐसे इधर भी सरफेस होगी रिफ्लेक्टिंग। और ये जो नीचे है आपका, ये पूरा पोर्शन, ये आपका बेस हो गया। तो इस तरह से ये आपके एक प्रिज्म का फॉर्मेशन है और उसके डिफरेंट सेगमेंट्स को यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग एज, प्रिज्म एंगल के नाम से जाना है। तो इसमें इस तरफ से लाइट रे इंटर होती है और इस सरफेस से लाइट रे एग्जिट होती है। इस तरफ से इंटर करेगी लाइट और इधर से एग्जिट करेगी। तो दो सरफेस यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज होते हैं, एक तो ये सरफेस और एक आपका ये सरफेस। एक ये सरफेस हो गया, इस तरफ से लाइट आ रही है तो ये सरफेस आपको एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है। और दूसरा सरफेस आपका ये है, ये सरफेस भी है, ये सरफेस भी आपको ग्लास और इसके बाहर एयर को सेपरेट कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर लाइट रे दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन यहाँ पर होता है। जैसे कि हमने ग्लास स्लैब में देखा था कि ग्लास स्लैब में भी दो सरफेस थी, एक इस तरफ की सरफेस और एक इस तरफ की सरफेस। लाइट रे इंसिडेंट होती है और वो यहाँ पर एग्जिट करती है, और एग्जिट करते समय लाइट रे आपकी इंसिडेंट लाइट रे के पैरेलल होती है। यहाँ पे पैरेलल इसलिए थी क्योंकि जो सरफेसेस थे वो सरफेसेस भी आपस में पैरेलल थे, इसलिए रिफ्लेक्शन में लाइट रे की डायरेक्शन फाइनल जब इमर्जेंट लाइट रे होती है उसमें कोई चेंज नहीं आता और वो आपस में पैरेलल रहती हैं, केवल शिफ्ट होता है जिसको हम लोग लैटरल शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पर जो ग्लास स्लैब थी वो आपकी पैरेलल थी एक दूसरे को, इसीलिए यहाँ पर केवल शिफ्टिंग हो रही थी। डायरेक्शन आपकी फाइनल रे की वही रहती है जो पहली रे की रहती है। लेकिन यहाँ पर जो सरफेसेज हैं आपकी, ये दोनों सरफेसेज आपस में पैरेलल नहीं है, किसी एंगल पे हैं। ये दोनों सरफेसेज आपके किसी एंगल पे हैं, इसीलिए यहाँ पर लाइट रे सेम डायरेक्शन में नहीं रहती, वो किसी अदर डायरेक्शन में जाती है। किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, किस डायरेक्शन में जाती है, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ ए लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म को स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से लाइट रे किसी प्रिज्म से रिफ्लेक्ट होती है। तो सपोज कि यहाँ पर ये हमने कोई प्रिज्म लिया है जिसको हम सामने से देख रहे हैं। आपका इस तरफ का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया और इधर का ही आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। इसको कुछ पॉइंट्स नाम दे दिए हमने, नेम दे दिए ए, बी एंड सी। अब सपोज कोई लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट पर, सपोज पी पर। आपके फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाइट रे एयर से आ रही है
आपके सरफेस पर किसी पॉइंट पी पर इंसिडेंट हो रही है। कहाँ पर जा रही है ये? देखा जाए तो ये इस तरह सीधे जा रही है। यदि ये आपका प्रिज्म सामने नहीं होता तो आपकी लाइट रे जो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है वो इस तरह सामने डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर आपका ए बी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो दो मीडियम एयर और ग्लास को सेपरेट कर रहा है मौजूद है, इसलिए जो लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट होगी उसमें कुछ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा। और रिफ्लेक्शन किस तरह हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, उसके लिए हमें उस पॉइंट पर जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही होती है वहां पर एक हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल का मतलब वो लाइन जो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाती है। हमको पता है कि जब लाइट रे एयर से ग्लास में जाती है यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो लाइट रे नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है। तो इसलिए जब लाइट रे डेंसर मीडियम में आएगी तो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में ना जा करके वो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। तो ये आपका नॉर्मल है, तो नॉर्मल की ओर क्या हो गई, लाइट रे बेंड हो गई। और इस तरह से लाइट रे बेंड होने के बाद कहां पर इंसिडेंट हो रही है, इस पॉइंट क्यू पर इंसिडेंट हो रही है। ये जो पॉइंट क्यू है अब ये दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे है, यानी ये पॉइंट क्यू एक तरह से इंसिडेंट पॉइंट हो गया। और इस सरफेस में लाइट रे अब ग्लास से एयर में जा रही है, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में अब लाइट रे जा रही। तो अब किधर जाएगी, जाना तो इसको ऐसे चाहिए था स्ट्रेट, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ मीडियम अलग अलग है, लाइट की स्पीड अलग अलग है, इसलिए इसका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और रिफ्रैक्शन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट होती है पहले उस पॉइंट पर एक हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब जो 90 डिग्री सरफेस से बना रहा हो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया था। अब लाइट रे जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। तो ये तो इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, तो अब ये नॉर्मल से दूर हट के इस तरह से यहाँ से जाते हुए निकल जाएगी। तो इस तरह से फाइनली इस प्रकार से लाइट रे का इंसिडेंट होगा। यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये प्रिज्म के अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है फर्स्ट सरफेस से, फिर दूसरे सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रही है और फाइनली इस तरह से निकल जा रही है। और जब बाहर मीडियम में वापस निकल आती है तो उसको कहते हैं हम इमर्जेंट रे। आने वाली इंसिडेंट रे को इंसिडेंट रे, अंदर आप रिफ्लेक्टेड रे कर सकते हैं, और फाइनल बाहर भी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको हम लोग इमर्जेंट रे कहते हैं। तो ये वो लाइट की डायरेक्शन हो गई, लाइट का पाथ हो गया कि जब लाइट रे प्रिज्म के किसी एक सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इस तरह से वो लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है दो सरफेसेस से और इस प्रकार से बाहर निकल जाती है। तो ये लाइट रे के रिफ्लेक्शन का पूरा प्रोसेस हो गया। अब इस प्रोसेस में बहुत से एंगल बनते हैं, लाइट रे का डेविएशन होता है, कैसे होता है उसको समझते हैं। अब आप देखिए कि ये जो एंगल हुआ ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है उसको हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। तो ये आपका हो गया इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल किस सरफेस पे, ए बी सरफेस पे, ठीक है। इसी तरह से जब लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी, और उस दौरान जो रिफ्रैक्शन का एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ में, रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ में उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन एंगल। और वो रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पे कितना है, वो रिफ्रैक्शन एंगल यहाँ पे R1 माना गया है, ठीक है। तो इस तरह से इंसिडेंट एंगल हो गया सरफेस पे, और ये हो गया आपका रिफ्रैक्शन एंगल। तो ये तो हमने फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर बात कर ली। अब ये लाइट रे आपकी इंसिडेंट होती है सेकेंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगी वहां पर जो नॉर्मल होगा उस नॉर्मल के साथ जो आपकी लाइट रे एंगल बनाएगी वो कहलाएगी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल। यानी ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल बन रहा है, इंसिडेंट एंगल बन रहा है।
लेकिन इसको I2 ना कह करके हम क्या कहते हैं, R2 कहते हैं। R2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही एंगल एक ही मीडियम ग्लास में बन रहे हैं, इसीलिए इन दोनों को एक ही नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 और R2। ये R1 रिफ्रैक्शन एंगल है, जबकि ये R2 इस सरफेस पे इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, क्योंकि ये लाइट रे इस सरफेस के लिए ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन इस सरफेस के लिए यही लाइट रे इंसिडेंट रे हो जा रही है, इसलिए ये एंगल इस सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। लेकिन नाम उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाम उसको हम लोग R2 ही देंगे, क्योंकि आपका सरफेस सेकंड है, इंसिडेंट एंगल है, लेकिन नाम R इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मीडियम आपका सेम। फिर इसी तरह से बाहर ये नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के जो बीच एंगल हो गया, ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन एंगल हो गया। क्योंकि जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में लाइट रे जाती है, तो जिस मीडियम में लाइट रे निकलती है या जाती है उसको हम रिफ्रैक्शन एंगल कहते हैं। तो ये I2 आपका रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। लेकिन I2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एयर में इस तरफ जो एंगल बन रहा था उसको I कहा था, और ये एंगल भी एयर में ही बन रहा है, इसलिए इसको भी I कह रहे हैं। सेकेंड सरफेस पे बन रहा है, इसलिए इसको I2 कह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्शन एंगल आपके बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल को देखा। कुछ और एंगल भी यहाँ पर बनते हैं, उनको हम देखते हैं। जैसे एक एंगल ये बनता है del1, डेविएशन एंगल कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं डेविएशन एंगल? वो इसलिए कि लाइट रे की जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी वो तो ये थी, ये लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन थी, लाइट रे को इस डायरेक्शन में जाना था। लेकिन इस सरफेस की वजह से, यानी जो दो मीडियम थे एयर और ग्लास, इन दो मीडियम की वजह से लाइट रे इस डायरेक्शन में ना जा करके किधर चली गई, इस तरफ चली गई, यानी डेविएट हो गई अपने पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट होके इस तरफ आ गई। तो यानी ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है del1, इसको हम कहते हैं del1। ये del1 एंगल कहलाता है डेविएशन एंगल, यानी अपने ओरिजिनल पाथ से लाइट रे कितना डेविएट हो गई, तो ये डेविएशन एंगल 1 हो गया। ऐसे ही लाइट रे अब इस डायरेक्शन में जा रही है और फाइनली चली जाती है सेकंड सरफेस की वजह से इस तरफ, तो जो फाइनल डायरेक्शन है वो तो ये हो गई, ओरिजिनल डायरेक्शन वो ये हो गई। अब इस लाइट रे को यदि पीछे बढ़ा दें, किस लाइट रे को, इमर्जेंट रे को पीछे बढ़ाएं, तो ये हमारी ये ओरिजिनल डायरेक्शन है और ये फाइनल डायरेक्शन है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा ये टोटल डेविएशन होगा। लेकिन एक एंगल और यहां पर बन रहा है, वो ये बन रहा है। ये एंगल कौन सा हो गया, ये लाइट रे की हमारी डायरेक्शन थी आफ्टर रिफ्रैक्शन, और फाइनली आपकी हो गई ये, यानी ये एंगल हो गया डेविएशन सेकंड, यानी सेकंड सरफेस से लाइट रे जानी चाहिए थी यहां पर, लेकिन सेकंड सरफेस की वजह से लाइट रे इस तरफ चली गई, यानी ओरिजिनल डायरेक्शन से इस सरफेस के लिए जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उससे कितना डेविएट हो गई, उससे ये del2 डेविएट हो गई। तो देखिए ये डेल एंगल है, ये एंगल डेल है, तो ये एंगल भी डेल होगा। देखिए फिर से, ये एंगल डेल है तो ये एंगल भी डेल होगा, क्योंकि आपके वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये लाइट रे जा रही है सीधे और ये लाइट रे सीधे जा रही है, तो इसलिए ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल यदि del2 है तो इसीलिए इस एंगल को क्या कहा गया, del2 कहा गया, यानी दोबारा एक बार और डेविएशन हो गया। कितना हो गया डेविएशन, del2। एक बार पहले डेविएशन हुआ यहां पर del1, फिर एक बार दोबारा डेविएशन हो गया, वो कितना हो गया, del2 हो गया, जो कि यहां पर शो किया गया है del2। टोटल डेविएशन कितना हो गया, लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन ये थी सबसे पहले, फाइनल डायरेक्शन ये हो गई,
तो ये आपका हो गया फाइनल डेविएशन। तो ये जो फाइनल डेविएशन है ये इन दोनों डेविएशंस के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फाइनल डेविएशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये कुछ और एंगल बन गए। ये डेविएशन थ्रू फर्स्ट सरफेस, ये डेविएशन थ्रू सेकेंड सरफेस, ये डेविएशन टोटल। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ और एंगल आपके बन गए। टोटल डेविएशन, डेविएशन थ्रू फर्स्ट सरफेस और डेविएशन थ्रू सेकेंड सरफेस। अब यदि आप बात करें इस डेल को लेकर के और इस डेल 1 डेल 2 को लेकर के, तो एक ट्राइंगल यहां पर देखिए बन रहा है पी एम और क्यू और वापस पी, एक ही ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल में ये जो डेल है आपका ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। ठीक है, देखिए इस तरह से बन रहा है। तो हम यहाँ पे अलग से बनाएं तो ये देखिए ऐसे बन रहा है, ये एम है, ये पी है, ये क्यू है और ये एम की लाइन आगे ऐसे चली गई है डॉट डॉट करके। ये एंगल है आपका डेल 1, ये एंगल है आपका डेल 2 और ये है डेल। तो ये जो डेल हो गया वो किसी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो गया, और एक्सटीरियर एंगल हमेशा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो डेल इज इक्वल टू क्या है, डेल 1 प्लस डेल 2 है। तो एक तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कि जो टोटल डेविएशन होता है, जो टोटल डेविएशन है लाइट रे का ड्यू टू प्रिज्म, वो इक्वल है डेविएशन थ्रू फर्स्ट सरफेस प्लस डेविएशन थ्रू सेकेंड सरफेस। तो एक तो ये रिलेशन हमें याद रखना है प्रिज्म के केस में। ठीक है, अच्छा कुछ और रिलेशन भी यहां पर बनेंगे, उनको भी हम यहां पर देखते हैं। तो इसको तो हम रब कर लेते हैं और यहां पर एक लिख लेते हैं कॉर्नर पे कि आपका जो डेल है वो इक्वल है डेल 1 प्लस डेल 2 के। अब और रिलेशन यहां पर देखिए, यदि इस डेल को निकालना चाहें कि ये डेल है कितना, तो आप देखिए ये एंगल ई है, I1 है, ये एंगल I1 है इंसिडेंस एंगल। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, देखिए ये एंगल भी तो I1 ही है क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। जो ये एंगल है वहीं पर ये एंगल, ये लाइट सीधे जा रही है और ये आपका नॉर्मल सीधे जा रहा है। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपस में इक्वल होंगे। तो ये एंगल पे कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल होगा I1। तो आप यहां से देखिए जो I1 है वो किसके इक्वल है, डेल 1 प्लस R1 के इक्वल है। ये जो I1 है वो किसके इक्वल है, डेल 1 और R1 के सम के इक्वल है आपका I1। यानी ये I1 जो है वो इक्वल है डेल 1 प्लस R1 के। एक तो रिलेशन आपका ये यहां से मिल गया। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसी तरह से यहां पर आ जाइए, ये I2 है तो ये भी I2 होगा क्योंकि देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल बन रहे हैं, यानी ये भी I2 है। अब यहां से भी आप देखेंगे तो I2 इक्वल है डेल 2 प्लस R1 के। इस पूरे को जोड़ दें दोनों एंगल्स को तो क्या बन जा रहा है, I2 बन जा रहा है। यानी I2 इक्वल है डेल 2 प्लस R2 के। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेल किसके इक्वल था, टोटल डेविएशन इंडिविजुअल डेविएशन के इक्वल था। डेल इज इक्वल टू था डेल 1 प्लस डेल 2। अब आप यहां पर देखें डेल 1 की जगह यहां पर वैल्यू पुट करें तो क्या लिख देंगे, डेल 1 इज इक्वल टू I1 माइनस R1। इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, I1 माइनस R1। तो डेल 1 की जगह लिख दिया I1 माइनस R1 प्लस इसी तरह डेल 2 की जगह क्या लिखेंगे, R2 इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2। ये हमने डेल 2 की जगह लिख दिया। यानी टोटल डेविएशन इक्वल हो गया I1 प्लस I2, ये I1 और ये I2 एक साथ लिख दिए, माइनस ये R1 और ये माइनस R2। फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2, माइनस कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2।
एक रिलेशन आपका ये स्टेब्लिश हो गया कि नेट डेविएशन किसके इक्वल होता है, इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल के सम में आपको दोनों सरफेसेस का जो R1 R2 है उसका सम माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, डेविएशन एंगल आ जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ रिलेशन है जो हमको याद रखने हैं इस प्रिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस को करते समय, कि I1 कितना है, I2 कितना है, नेट डेविएशन कितना है, और नेट डेविएशन को यदि I1 और R1 के फॉर्म में लिखें तो डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये कुछ रिलेशन यहाँ पर स्टेब्लिश हुए। कुछ और रिलेशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ और एंगल चेक करें। इस एंगल को कहते हैं हम लोग, ये जो एंगल यहाँ पर है प्रिज्म के पास बन रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ए। ठीक है, ये एंगल ए है। ये देखिए कितना एंगल होगा यदि इसको हम डिफरेंट कलर को यूज करें, ये पूरा एंगल कितना होगा, ये तो 90 होगा क्योंकि ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ऐसे ये एंगल कितना होगा, ये पूरा, ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका 90 होगा। तो एक आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, उसको देखें तो एक क्वाड्रिलेटर आपका ये P से A तक, फिर A से Q तक, Q से N तक और N से P तक, ये क्वाड्रिलेटरल एंगल बन रहा है जिसमें आपका ये एंगल भी 90 हो गया और ये एंगल भी 90 हो गया। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम यानी एंगल ए यानी ये वाला एंगल प्लस एंगल Q प्लस एंगल N और प्लस एंगल P, ये आपका है 90 डिग्री प्लस P। तो किसी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। तो आपका जो एंगल P है और जो एंगल Q है, ये एंगल Q और ये एंगल P, ये आपके तो 90 डिग्री हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A यानी ये एंगल और प्लस एंगल N ये वाला। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल N प्लस ये और एंगल Q और एंगल P कितना हो गया, 180 हो गया। तो एंगल A प्लस एंगल N इज इक्वल टू क्या आ गया, 180, क्योंकि 360 में ये 180 माइनस हो जाएगा। तो A प्लस एंगल N कितना आ गया, 180 आ गया। यानी ये एंगल और ये एंगल, ये वाला बीच वाला जो एंगल बन रहा है, ये एंगल आपका कितना है, 90 है। सॉरी, A प्लस N, ये दोनों एंगल का सम कितना है, 180 है। तो एक रिलेशन ये हमारा एस्टेब्लिश हो गया। तो जरा चीज़ों को रब कर लें जो एक्स्ट्रा हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया कि एंगल A और एंगल N, एंगल A और एंगल N, इनका सम कितना हो गया, इनका सम आपका 180 हो गया। तो एक रिलेशन आपको ये याद रखना है। फिर आप देखिए इस ट्राइंगल में जो नीचे ट्राइंगल बन रहा है, ये यहां पर देखिए ट्राइंगल P Q N और P, इस ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल P Q और N, ये ऊपर किसकी बात की थी, ये क्वाड्रिलेटरल P A Q P की बात करी थी। ठीक है, P A Q N P कह दें, बल्कि P A Q N P की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं नीचे वाले ट्राइंगल की। अब इस ट्राइंगल में देखिए तीन एंगल है, एंगल N है, ये एंगल N हो गया, ये एंगल आपका R1 हो गया, ये एंगल आपका R2 हो गया। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। यानी एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस N इक्वल टू क्या है, 180 है। तो ये आपने इस रिलेशन से देख लिया यहाँ पर। तो एक रिलेशन आपका ये बन गया कि जो दोनों रिफ्रैक्शन एंगल हैं, दोनों रिफ्रैक्शन एंगल और जो नॉर्मल आपस में जहाँ कट कर रहे हैं वहाँ जो एंगल है, उन तीनों एंगल का सम कितना है, उन तीनों एंगल का सम आपका 180। अब इन दोनों से रिलेशन आप कंपेयर करिए
तो एंगल ए प्लस एन भी 180 था, यानी ये एंगल, ए एंगल और एन एंगल ये भी 180 था, और ये R1 प्लस R2 और एन भी 180 है। तो इन दोनों से कंपेयर करें आप तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल ए R1 प्लस R2 के इक्वल हो गया। तो एक रिलेशन और आ गया आपका कि एंगल ए जो होता है, यानी जो प्रिज्म का एंगल होता है, जो प्रिज्म का एंगल होता है वो रिफ्रैक्शन एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो जरा इसको रब करते हैं कुछ चीजों को बेहतर समझ में आए। तो इस तरह से हमने देख लिया, एक रिलेशन और यहाँ पर मिल गया कि जो एंगल ए है, ये एंगल ए इस R1 और इस R2 के, इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल आपका क्या है, एंगल ए है। एक रिलेशन ये निकल गया। अब आप देखिए इस डेल्टा रिलेशन में जो डेविएशन का रिलेशन था उसमें R1 प्लस R2 की जगह ए पुट कर दें तो एक रिलेशन आ गया, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए। तो ये एक और रिलेशन आपका यहाँ पर बन गया। ये सारे रिलेशन हमको याद होने चाहिए क्योंकि बीच से कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसको कर सकें। तो जो नेट डेविएशन एंगल है, जो ये नेट डेविएशन एंगल है, ये आपके इंसिडेंस एंगल आई, जो ये एंगल बन रहा है I1, और जो इमरजेंट एंगल बन रहा है I2। ठीक है, तो आपका जो डेल एंगल है, ये वाला एंगल, डेल एंगल इक्वल होगा इन दोनों एंगल के सम के, और उसमें आप एंगल ए को माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आपको डेविएशन एंगल निकल आएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो प्रिज्म से डेविएशन होता है वो प्रिज्म के एंगल पे भी डिपेंड करता है। इस तरह से हम देखें तो हमारा जो प्रिज्म है, तो उस प्रिज्म में जो हमारे फॉर्मूले आए वो इस तरह से कुछ आ गए कि आपका I इज इक्वल टू, या सॉरी I1 इज इक्वल टू डेल 1 प्लस R1, I2 इज इक्वल टू डेल 2 प्लस R2, फिर आपका डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, फिर आपका फॉर्मूला जो आया था वो डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, फिर डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए, और फिर आपका आया था एंगल ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो अब हमें देखना है कि जो डेल है वो किन किन फैक्टर्स पे आपका डिपेंड करता है, यानी जो डेविएशन एंगल का जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है और फाइनली प्रिज्म से पास होकर जब इमर्ज करती है तो कितना वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट कर जाती है, उन फैक्टर्स को चेक करना है। तो ओके, तो फैक्टर्स इफेक्टिंग द एंगल ऑफ डेविएशन। The angle of deviation produced by a prism depends on following four factors। अभी फाइनल जो फॉर्मूला आया था वो डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल ए, ये आपका एंगल ए है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है, वो फॉर्मूला आप देख रहे हो कि डेल किस पे डिपेंड कर रहा है, इंसिडेंस एंगल पे। मटेरियल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है क्योंकि जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका रिफ्लेक्शन होगा, जिस अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन होगा उसी अकॉर्डिंग आपका इमर्जेंट रे भी होगी। यानी I1 और R1 का जो रिलेशन है वो म्यू पे डिपेंड करता है, और R1 के हिसाब से ही R2 होगा और R2 के अकॉर्डिंगली आपका I2 होगा, क्योंकि डेल I2 पे भी डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब R1 और R2 से रिलेटेड है आपका I2, और ये आपका R1 और I1 रिलेटेड होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पे। तो जो आपका डेविएशन हो गया वो आपके मटेरियल जिससे कि आपका प्रिज्म बना है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको पता है साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू होता है। तो आपके म्यू पे डिपेंड है आपका इंसिडेंस एंगल,
आपका रिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है, तो इस तरह से इमर्जेंट एंगल आपका R2 पे डिपेंड है, R2 R1 पे डिपेंड है, और R1 डिपेंड है आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो इस तरह से आपका जो डेल हो गया यानी जो डेविएशन हो गया वो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड है। फॉर्मूले से ये भी लग रहा है कि जो डेविएशन है वो प्रिज्म के एंगल पे भी डिपेंड है। और एक फोर्थ बात, द कलर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। हमको पता है कि एयर में तो कोई भी कलर हो सबकी लाइट की वेलोसिटी सेम होती, लेकिन जैसे ही कोई मीडियम आता है, जैसे प्रिज्म के केस में ग्लास होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स यानी वेवलेंथ की लाइट अलग अलग होगी, और अलग कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है, और अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर R1 अलग हो जाएगा, R1 अलग होगा तो R2 अलग होगा, R2 अलग होगा तो I2 अलग होगा, और I2 अलग होगा तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, यानी जो डेविएशन है वो इन बातों पर डिपेंड कर रहा है। कुछ और चीज़ें देखते हैं यहाँ पर, यदि हम ग्राफ बनाएं अलग अलग इंसिडेंस को बना लेकर के, यानी इंसिडेंस एंगल I1 को चेंज करें, कभी लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करें, कभी लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करें, लाइट रे को यहाँ से इंसिडेंस करें, यानी एंगल I1 जो है उसको यदि हम कम ज़्यादा करें, जो एंगल I1 है इसको यदि हम कम करते रहें और बढ़ाते रहें, और ये ग्राफ बनाएं कि किस प्रकार से डेविएशन एंगल चेंज होता है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से आता है कि जैसे जैसे इंसिडेंस एंगल बढ़ाते हैं हमारा जो डेविएशन एंगल है वो कम होता जाता है, और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल पे, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 की वैल्यू आप इंक्रीज कर रहे हैं। पहले आप लाइट रे ऐसे डाल रहे हैं, फिर लाइट रे ऐसे डाल रहे हैं, फिर लाइट रे ऐसे डाल रहे हैं, यानी जो एंगल है आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। कौन सा? इंसिडेंस एंगल। जब इंसिडेंस एंगल इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो डेविएशन एंगल है वो डिक्रीज होता जा रहा है, और एक ऐसा सर्टेन एंगल आता है, एक ऐसा सर्टेन एंगल I1 आता है जब आपका जो डेविएशन होता है वो सबसे कम हो जाता है। उसके बाद फिर से यदि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करें तो डेविएशन एंगल आपका फिर से बढ़ने लगता है, यानी डेल आपका फिर से बढ़ने लगता है। एक सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आपका जो डेविएशन होता है वो मिनिमम हो जाता है, यानी ये डेल की वैल्यू सबसे मिनिमम होती है एट पर्टिकुलर I पर। जब ऐसी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जो I1 होता है और जो I2 होता है वो दोनों सेम होते हैं। क्यों सेम होते हैं उसको भी आप समझ लें। हमको पता है कि लाइट रे हमेशा अपने पाथ को रिवर्स करती है, उसी को रिट्रेस करती है। यदि लाइट रे हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जा रही है, और लाइट रे की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, यानी इधर से हम लाइट को इंसिडेंस कराएं, यानी इंसिडेंस एंगल I2 हो जाए, तो आपका इमर्जेंट एंगल जो हो जाएगा वो I1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लाइट रे हमेशा अपने पाथ को रिवर्स करती है। इस तरफ से जा रही है तो इंसिडेंस एंगल I1 है, इमर्जेंट एंगल I2 है, और लाइट रे इस तरफ से इंटर करे तो इंसिडेंस एंगल I2 हो जाएगा, और इधर से लाइट रे इमर्ज होगी तो I1 एंगल आपका इमर्जेंट एंगल हो जाएगा। यानी I1 और I2 जो है ये वाइस वर्सा है, यानी लाइट को रिट्रेस करने पर ये एंगल भी आपस में चेंज हो जाते हैं। इंसिडेंस एंगल इमर्जेंट एंगल बन जाता है, और इमर्जेंट एंगल इंसिडेंट एंगल बन जाता है यदि लाइट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। तो आप देखिए यदि लाइट रे इस तरफ से आ रही है तो ये लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन है, और ये लाइट रे इमर्ज हो रही है, तो ये एंगल हो गया आपका डेविएशन एंगल। अब यदि इसी को रिवर्स कर दें, लाइट रे इधर से जा रही है, लाइट रे इस तरफ से जा रही है, तो लाइट रे कहां पर जाएगी? ये लाइट रे की ओरिजिनल डायरेक्शन हो जाएगी, क्योंकि लाइट रे इधर से जा रही है तो ये लाइट रे जाना चाहिए, लेकिन प्रिज्म की वजह से कहां चली जाएगी? इधर चली जाएगी। तो कितना एंगल डेविएट होगा? ये एंगल डेविएट होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये एंगल उतना ही है जितना कि एंगल ये है। ठीक है, यानी डेविएशन एंगल दोनों ही केसेस में एक होता है। चाहे लाइट रे आपकी इस तरफ से जाए तो भी डेविएशन एंगल उतना ही बनेगा, और चाहे लाइट रे इस तरफ से आए तो भी डेविएशन एंगल उतना ही बनेगा। और जब डेविएशन एंगल किसी एक ही एंगल पे हो सकता है
कोई दूसरा एंगल नहीं पॉसिबल है, तो यदि इस पर्टिकुलर एंगल पे ये डेविएशन मिनिमम है तो इधर से भी लाइट रे जाएगी तो भी वो एंगल मिनिमम ही होगा। और जो इंसिडेंस एंगल होगा वो एक ही हो सकता है, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। तो जब इधर से एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है डेविएशन मिनिमम के लिए, तो इधर से लाइट रे जाएगी तो भी डेविएशन मिनिमम ही होगा, क्योंकि आपने देख लिया है कि लाइट को रिवर्स करने पर डेविएशन उतना ही रहता है। तो जब डेविएशन मिनिमम है तो इस तरफ वाला एंगल भी वही स्पेशल एंगल होगा जिस पर कि डेविएशन मिनिमम होता है। और वो एंगल इधर हम पहले ही देख चुके हैं कि इधर एंगल कितना लिया, इधर एंगल यदि I1 है जिस पे डेविएशन मिनिमम है तो इधर भी जो एंगल होगा वो भी I1 ही होगा, जिससे कि इधर से भी लाइट यदि वापस जाए तो आपका डेविएशन वही बनेगा, मिनिमम बनेगा। तो इसलिए डेविएशन एंगल जब मिनिमम होता है उस केस में I1 और I2 आपके आपस में इक्वल होते हैं। ये याद रखने की बात है कि एट मिनिमम डेविएशन एंगल, जब कभी भी डेविएशन आपका मिनिमम होगा तो वहां पर I1 और I2 आपके इक्वल होंगे। जब I1 और I2 इक्वल होंगे तो उनके रिफ्लेक्शन एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो म्यू वही है। तो साइन I अपॉन साइन R, यदि I सेम है तो R भी सेम होगा। तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन पे I1 I2 इक्वल हैं तो R1 और R2 भी इक्वल होते हैं। और हम लोग पीछे देख चुके हैं कि एंगल A किसके इक्वल होता है, R1 प्लस R2 के। यानी एट मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, एट मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में जो एंगल A है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2R के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तब आपके रिफ्लेक्शन एंगल तो सेम होंगे, तो आप सिंपली उनको R कह सकते हो। क्योंकि जो R1 है वही R2 है, तो इसलिए हम सिंपली उनको R कह देंगे। और जब दोनों को R लिखेंगे तो एंगल A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2R। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि मिनिमम डेविएशन एंगल तब ही होगा जब आपका रिफ्रैक्शन एंगल प्रिज्म एंगल का हाफ हो। क्योंकि ये कंडीशन कब लग रही है, जब डेविएशन मिनिमम हो रहा है। डेविएशन मिनिमम होने पे एंगल है किसके इक्वल है, 2 इंटू आर के। इसका मतलब आर किसके इक्वल है, एंगल का हाफ। यानी यदि आपको मिनिमम डेविएशन एंगल चाहिए तो इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन एंगल जो अंदर बन रहा है, जो रिफ्रैक्शन एंगल अंदर बन रहा है वो कितना होना चाहिए, वो प्रिज्म एंगल का हाफ होना चाहिए। एक और फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में क्या होगा, I1 I2 सेम होंगे तो 2I हो जाएगा माइनस एंगल A। तो एक रिलेशन और बन गया आपका कि जब डेविएशन मिनिमम होगा, डेल M जो डेल है या जी डेविएशन है, ये जो डेविएशन है ये मिनिमम है, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2I माइनस एंगल A। तो एक ही फॉर्मूला आपका और बन गया डेविएशन एंगल के लिए कि मिनिमम डेविएशन पे I1 I2 बराबर होंगे, R1 R2 बराबर होंगे, एंगल A रिफ्रैक्शन एंगल का ट्वाइस होगा, या यूं कहें कि रिफ्रैक्शन एंगल प्रिज्म एंगल का हाफ होगा, और मिनिमम डेविएशन एंगल 2I माइनस A के इक्वल होगी। तो ये कुछ रिलेशन है स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। ये आपके जो रिलेशन है कौन कौन से, आपका I1 इज इक्वल टू I2, R1 इज इक्वल टू R2, A इज इक्वल टू 2R, या R इज इक्वल टू A/2, और डेल M इज इक्वल टू 2I माइनस A। ये सिर्फ तभी एप्लीकेबल होंगे जब डेविएशन आपका मिनिमम होगा। यदि मिनिमम नहीं है तो आपके जो जनरल फार्मूले जो पहले डिस्कस किए थे कि एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और डेविएशन एंगल डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस A, ये वाले तब वर्क करेंगे। तब आपके ये फॉर्मूले आप अप्लाई नहीं कर सकते जब डेविएशन एंगल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कब डेविएशन होगा उस कंडीशन में कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, और जब डेविएशन एंगल मिनिमम नहीं होगा तब कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, उनको यहाँ पर देख लिया। अब कुछ और देख लेते हैं। जैसे ये हम लोग डिस्कस कर चुके कि डेविएशन एंगल मिनिमम होगा तो R1 R2 इक्वल होगा। अब एक चीज और यहाँ पर देखिए
जब ये R1 और R2 इक्वल होंगे, ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब ये जो लाइन है आपकी, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये प्रिज्म के पैरेलल हो, तभी आपके R1 R2 इक्वल होंगे। तो यानी ये बात और ध्यान रखने की है कि जब आपका डेविएशन एंगल, जब डेविएशन एंगल मिनिमम होगा, उस कंडीशन में जो रिफ्लेक्टेड रे प्रिज्म के अंदर होगी वो आपके प्रिज्म के पैरेलल होगी, प्रिज्म के सरफेस के पैरेलल होगी। R1 R2 इक्वल होंगे, I1 I2 इक्वल होंगे। ये बात भी यहाँ ध्यान रखने की है कि डेविएशन एंगल जब मिनिमम है तो आपकी अंदर की रिफ्लेक्टेड रे बेस के पैरेलल होगा, क्योंकि वहां पर R1 और R2 आपस में इक्वल होंगे। ये तभी इक्वल हो सकते हैं जब आपकी इंसिडेंट, जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, वो अंदर दोनों आपके सरफेसेस से इक्वल एंगल बनाए। और इक्वल एंगल तो तभी बनाएगी जो वो स्ट्रेट होगी और पैरेलल होगी। तो ये हमने एक चीज और देख ली, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डेविएशन एट डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यदि हम इंसिडेंस अलग अलग बनाएंगे तो डेविएशन अलग अलग होगा, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे 70 डिग्री से हम लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है वो इंसिडेंट एंगल 70 है, तो अंदर किसी एंगल यहाँ से जा रही है और फिर बाहर आपकी इस तरह से निकल जा रही है, और जब इसको बैक कर रहे हैं तो ओरिजिनल डायरेक्शन से जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है, 43 बना रही है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 है, तो एज पर द एक्सपेरिमेंट जो किया है तो डेविएशन एंगल हमारा कितना है, 43 है। ऐसे नेक्स्ट और है, जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 कर दिया, तब आपकी लाइट रे ये इंसिडेंट हो रही थी, अंदर ये रिफ्लेक्ट हो गई और बाहर आपकी इस तरह से इमर्ज होकर निकल गई। जो बाहर फाइनल रे थी उसको हमने पीछे बढ़ाया, तो जो इंसिडेंट रे थी उसके साथ जो एंगल बना रही थी वो डेविएशन एंगल था, वो कितना हो गया था यहाँ पर, 36 डिग्री हो गया था। ऐसे यहाँ पर देख लिया कि हमारी कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री पर, तो वो इस तरह से जा रही थी, यहाँ वो नॉर्मल की ओर बेंड हो गई इस प्रकार से, फिर यहाँ पर पड़ी तो नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है, इससे अवे हो गई और फिर आपको इस तरह से निकल गई, और बैक किया तो यहाँ पर आपका कोई डेविएशन एंगल 47 डिग्री बना रही। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए जिसमें हम लोगों ने प्रिज्म के द्वारा किस प्रकार से लाइट रे किस एंगल पे इंसिडेंस होती है, तो कहाँ इमर्ज होती है और कितना डेविएशन होता है प्रिज्म की वजह से। ठीक है, तो इन चीज़ों को देख लिया हम लोगों ने। कुछ और चीज़ें हैं जिस पर आपका जो डेविएशन है डिपेंड करता है, जिसको डिस्कस किया था, डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो डेविएशन है, हम लोगों ने पहले फॉर्मूला देखा था, डेविएशन इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, या हम ये कहें कि I1 प्लस I2 माइनस एंगल A। तो एंगल जो I1 है ये तो इंसिडेंस एंगल था, और जो ये I2 था ये रिफ्रैक्शन एंगल था। ये डिपेंड कर रहा था R2 पे, R2 डिपेंड कर रहा था R1 पे, और R1 डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जैसे कि अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि अलग होगा तो आपका डेरिवेशन, जो डेविएशन भी होगा वो भी अलग हो जाएगा। जैसे जिसका हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो उसमें डेविएशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे दो तरह के ग्लास आते हैं, एक फ्लिंट ग्लास, एक क्राउन ग्लास। तो फ्लिंट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, तो यदि हम आपका प्रिज्म लें उसी सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, तो यदि हम फ्लिंट ग्लास का प्रिज्म लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो ज़्यादा डेविएशन क्रिएट करता है। तो फ्लिंट ग्लास का डेविएशन ज़्यादा होगा क्राउन ग्लास के बने हुए प्रिज्म से। नेक्स्ट देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि जितना जो आपका प्रिज्म एंगल होगा वो ज़्यादा होगा, उतना डेविएशन भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला है डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस डेल्टा है, इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका डेविएशन कम हो जाएगा, लेकिन जब एंगल ज़्यादा होता है तो I2 की वैल्यू भी चेंज होकर ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से जब जो प्रिज्म एंगल है
यदि जितना ज़्यादा थिकर होगा उतना ही डेविएशन भी ज़्यादा हो जाएगा। जितना थिनर होगा, जितना जो कम होगा, उसका डेविएशन भी लाइट का उतना कम हो जाएगा। तो इस तरह से जो डेविएशन है वो प्रिज्म के एंगल के इंक्रीज करने से इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन ऑन द कलर ऑफ वेवलेंथ। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। अलग अलग कलर के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। जैसे वायलेट कलर के लिए डेविएशन ज़्यादा है क्योंकि वायलेट कलर की स्पीड कम होती है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वायलेट कलर के लिए प्रिज्म का ज़्यादा होगा तो डेविएशन भी वायलेट कलर का ज़्यादा होगा। इसीलिए यदि आप रेड लाइट और ब्लू लाइट को एक साथ भेजेंगे, वायलेट लाइट को ये एक साथ भेजते हैं, इस तरह से भेजते हैं, तो जो वायलेट लाइट होगी वो ज़्यादा डेविएट हो जाएगी, जबकि जो आपकी रेड लाइट होगी वो कम डेविएट होगी, इस तरह से। ठीक है, तो वायलेट लाइट ज़्यादा डेविएट हो गई, दोनों आ तो साथ में रही थी, लेकिन वायलेट लाइट ज़्यादा डेविएट हो गई और रेड लाइट कम डेविएट हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि वायलेट लाइट के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा था, उसके लिए R1 R2 की वैल्यू ज़्यादा होगी, R1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसी अकॉर्डिंगली R2 होगा और उसी अकॉर्डिंग I2 होगा, यानी उसका डेविएशन ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ चीज़ें आपकी प्रिज्म की स्टडी कर ली। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।